नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस के पारिस्थितिकी और पर्यावरण के खंड के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में हम 2019 से लेकर 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक पुनरावलोकन के दृष्टिकोण से पूरे सीरीज को हम लेकर आए हैं। आज पारिस्थितिकी और पर्यावरण का ये दूसरा खंड है। तो चलिए देखते हैं शेष प्रश्नों को जो इस खंड में हम कवर करेंगे। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि पिछले खंड में भी आपको बताया गया था कि लगातार पर्यावरण खंड से जो प्रश्न होते हैं उनके पूछे जाने की संख्या एक कांस्टेंट रूप में बनी होती है। 14 से 15 प्रश्न आपको इस खंड से मिलते हैं, इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को ये एनालिसिस जो है वो बयां करता है। तो पहले प्रश्न के साथ पहले खंड को अगर अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो उसको जाकर आप देख लें। उसके बाद ये दूसरा खंड है। हम इन कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनको हमने छोड़ा है, जो कि रिपीटेड प्रश्न होंगे या मिलते जुलते उससे होंगे। साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि हम हर बाकी प्रश्न को इस सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अलग अलग विषयों का हम आपको ये मिलेगा, जिसमें कि आप प्लेलिस्ट में जाकर दूसरे अगर विषयों की भी ये सीरीज आप नहीं देख पाए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा है हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और चौथा कह रहा है कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा या कौन से सही है। तो देखिए, अगर इसमें एक एक अगर हम उसको ध्यान में कथन को ध्यान में दें तो हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, बिल्कुल सही बात है। जो हाथी होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं और इसमें जो मादा होगी, जो सबसे सीनियर मादा होगी, वो क्या करेगी, इसका जो सबसे विशाल होगी, मजबूत होगी, सीनियर होगी, वो इसका नेतृत्व करती है। और हाथियों की गर्भावधि जो होती है वो 22 माह, 18 से लेकर 22 माह तक होती है। ये भी कथन सही है। और सामान्यतः हाथी अगर आप देखेंगे तो 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। तीनों कथन आपके सही हैं। चौथा कथन केरल में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है, तो चौथा गलत हो जाएगा। इस लिहाज से अगर देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही हो रहा है, लेकिन विकल्प में आपको पहला, दूसरा, तीसरा एक साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस लिहाज से अब यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे तो पहला और दूसरा आपको ए में मिल रहे हैं, तो आपका ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। तो व्याख्या पक्ष को देखते हैं। देखिए, भारतीय हाथी की अगर बात करें, एशियाई हाथी के 3 जीवित उप प्रजातियों में से एक और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक है। क्योंकि स्थलीय शब्द यहां इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर सबको मिला दिया जाएगा तो व्हेल हो जाएगी सबसे बड़ी। अब देखिए, हाथी जो होती हैं वो समूह में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, और इसमें जो मादा होगी हाथियों के समूह में, वो जो सबसे बड़ी होगी, सबसे वृहद मादा होगी, वो क्या करेगी, इसका नेतृत्व करेगी। इसलिए वो कथन भी आपका सही था। और सभी स्थलीय स्तनधारियों में सर्वाधिक लंबा गर्भकाल भी आपका, हम कह सकते हैं जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 18 से 22 महीने का, वो हाथियों का ही होता है। इसलिए वो भी कथन आपका सही था। और हाथी गणना के हिसाब से जो केरल इसको सर्वोच्च बता रहा था, तो केरल यहाँ पर सही नहीं है। उसके अनुसार कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर असम और केरल का स्थान तीसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अद्यतन क्या है स्थिति, वो आप कमेंट करके बताएं। कितनी संख्या है वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन प्रागमाउथ, कॉपर स्मिट बार्बेट, ग्रे चेंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। इन सभी नामों के बारे में ये नाम दे के आपसे पूछ रहा है कि ये नाम क्या है। ये सभी किसी पक्षी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पक्षी के अंतर्गत आते हैं, प्राइमेट के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, या उभयचर के अंतर्गत आते हैं। तो ये बिल्कुल इसका ए विकल्प सही होगा। ये सारे के सारे नाम जो है पक्षी के अंतर्गत ही आएंगे। और भारत की अगर बात करें तो भारत चूंकि जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है, यहाँ पर पक्षी भी पाए जाते हैं, प्राइमेट भी पाए जाते हैं, उभयचर भी पाए जाते हैं। तो इसमें अगर देखें तो पक्षियों की भारत में 1250 प्रजातियां, 1250 से ज्यादा ही हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। लगभग ये एक अनुमान है, 1250 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ इस पक्षियों के अलावा भी प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी ये सभी पाए जाते हैं। अब उसी में उन्हीं पक्षियों के अंतर्गत ही देखेंगे आप तो सिलोन फ्रॉग माउथ हो गया, कॉपर स्मिट बॉर्बेट हो गया, ग्रे चेंड मिनीवेट हो गया, व्हाइट थ्रोटेड हो गया, रेड स्टार्ट व्हाइट नेप्टिट हो गया, ग्रे काउंट प्रीनिया हो गया। ये सारे नाम क्या है, ये सभी पक्षियों के नाम हैं। तो इन नामों को भी आपको ध्यान देना है और सर्च करना है, इनके बारे में भी हल्का हल्का, बहुत डीप नहीं पढ़ना है आपको। तो ये सारी किसकी प्रजातियां हैं, तो पक्षियों की प्रजातियां हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि होली के इस त्योहार पर आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से अब तक की एक ऐतिहासिक छूट दी जा रही है। ये छूट सामान्य छूट नहीं है। आपको जो भी यहाँ पर जो हमारी सेल है वो 60% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। हमारी सभी ऑनलाइन कोर्स
60% कम कीमत पर आपको मिलेंगे। और ये छूट उपलब्ध रहने वाली है 5 से 12 मार्च तक। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और विस्तार से जानकारी अगर आप चाहते हैं तो 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो बुक्स और टेस्ट सीरीज है, इस पर भी 40% आपको जो भी सामग्रियां हैं वो कम कीमत पर मिल रही हैं। तो इस महा छूट, महा मेगा सेल का आप लाभ उठाएं। अगला प्रश्न है भारतीय अनूप मृग, जिसको बारहसिंगा भी कहते हैं, कि उस उपजाति को पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, उसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? विकल्प आपके सामने है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य। देखिए यहां पर इन विकल्पों के आधार पर अगर आप देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही विकल्प है। कान्हा के अलावा काजीरंगा में भी ये कार्य ये हो रहा है, तो सही विकल्प आपका ए होगा। व्याख्या को देखिए, देखिए भारतीय अनूप, जिसको बारहसिंघा या स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है, इसको अगर देखें तो पक्की भूमि पर रहने वाले हिरण की एक प्रजाति है और विशेष रूप से जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर यह संरक्षण का काम किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। अब देखिए हुआ क्या था कि इनकी स्थिति जो थी, इनके आवास में क्षरण के कारण, शिकार के कारण एक समय ऐसा आया कि 1961 में इनकी संख्या घटते 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 मात्र 66 तक रह गई। बहुत ज्यादा संकटग्रस्त स्थिति इनकी हो गई। अब ऐसी दिशा में क्या हुआ कि कई दशकों तक प्रयास जारी रहा कि इनकी संख्या को सुधारा जाए। तो 5 दशक के सुधार के बाद, लंबे संरक्षण कार्य के बाद इनकी स्थिति सुधरती है और इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की जाती है। और ये जो संरक्षण का काम था वो कहाँ किया गया, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत है। और ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। तो याद रखेंगे, जो भारतीय अनूप या बारहसिंघा या स्वैम्प डियर है, ये इसके लिए संरक्षण का काम कहाँ किया गया, कान्हा और काजीरंगा दोनों जगह पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? विकल्प आपके सामने है, विकल्प देखिए। पहला है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक संभावनीय का मतलब जहां सर्वाधिक संभावना है कस्तूरी मृग के पाए जाने की। तो इसमें से अगर विकल्प देखें तो देखिए, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, बेसिकली कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हिमालयी क्षेत्रों में। अब इनमें से देखिए हिमालयी क्षेत्र कौन कौन सा है, तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य हिमालयी क्षेत्र में आता है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी आता है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य नहीं आता है क्योंकि ये दुधवारा, जो दुधवा नेशनल पार्क है उसी का एक भाग है, तो ये तो इसकी स्थिति हिमालयी क्षेत्र में नहीं हुई। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी इससे बाहर है। हालांकि विशेष रूप से यहाँ संभावना होती है पाए जाने की, लेकिन विशेष रूप से जो प्राकृतिक आवास है वो यही दोनों है। तो पहला और दूसरा ये विकल्प आपका सही होगा। इस लिहाज से ए विकल्प आपका सही है, क्योंकि पहला, दूसरा, चौथा इसमें ऑप्शन में अगर होता तब तो आप लगा देते। तो सबसे ज्यादा पहला और दूसरा, तो ए विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए, कस्तूरी मृग की बात करें तो प्राकृतिक आवास कहाँ है, हिमालयी क्षेत्र में है। अब कहाँ कहाँ है, तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में भी है, फूलों की घाटी जो कि कहाँ है, गढ़वाल क्षेत्र में आता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर भी पाए जाते हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में भी, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में भी, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य में भी, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में भी ये पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक आवास इनका होता है किसका, मस्क डियर का, यानी कस्तूरी मृग का। इसके अलावा सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास के लिए अनुकूलित क्षेत्र हैं। हालांकि अब किशनपुर की जो बात की जा रही थी, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की, तो चूंकि दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग है, उत्तर प्रदेश के, जो कि मैलानी के निकट स्थित है, वो हिमालयी क्षेत्र से दूर है। शारदा नदी के किनारे मुख्य रूप से यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो रेड क्रेस्टेड, व्हाइट आइड, पोचर्ड प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। तो यहाँ फिलहाल कस्तूरी मृग नहीं पाया जाता है। और मानस कहाँ है, मानस असम में है, याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या, प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट रिजर्व स्थापित है। साथ ही साथ यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में 1985 में इसको उस लिस्ट में भी शामिल किया गया। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप दृष्टि आईएएस के आईएएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज 2025 के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको व्यापक कवरेज, विषयवार मूल्यांकन, साथ ही साथ विस्तृत विवरण मिलता है। और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के साथ साथ आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका लाभ उठाते हुए अपनी परीक्षा को धार दीजिए। तो यहाँ पर ये 8750187501 नंबर है जिस पर आप विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करके उपर्युक्त विकल्प का चयन करना है।
पहला कथन है एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। देखिए जब भी सिर्फ शब्द आए आप उसको ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर कह रहा है सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा कथन कहता है कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। एक सिंग वाला गैंडा सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो देखिए यहां पर तीनों कथनों को आप जब देखेंगे तो एशियाई शेर की बात तो ठीक है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन दो कुबड़ वाला ऊंट और एक सींग वाला गैंडा ये सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते, हालांकि भारत में पाए जाते हैं लेकिन सिर्फ लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो केवल पहला सही होगा, तो ए विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। देखिए क्या है कहती है व्याख्या, तो देखिए एशियाई शेर जो कि आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में भी शामिल है, प्राकृतिक रूप से कहां पाया जाता है, तो सिर्फ भारत में ये पाया जाता है। एशियाई शेर वाला कथन सही हो गया। भारत में कहां पाया जाता है, तो गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, वहां पर इसका प्रमुख आवासीय क्षेत्र है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको संरक्षण भी प्राप्त है। लेकिन अब बात आती है दो कुबड़ वाला ऊंट, तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में तो पाया जाता है, लेकिन भारत के साथ साथ दूसरी जगह पर इसकी उपलब्धता है। कहां कहां है, तो देखिए मंगोलिया में भी, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, रूस, तुर्कमेनिस्तान, इन क्षेत्रों में भी दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे की जहां तक बात है, तो प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से भारत और नेपाल में भी पाया जाता है। इसके अलावा अन्य जगहों पर अगर आप देखें तो भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी ये पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। इस लिहाज से आपका विकल्प ए सही था। सिर्फ एशियाई शेर की अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ भारत में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं कि शीतोष्ण अल्पाइन जो कटिबंध का क्षेत्र होगा वो किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच होगा। सही जवाब आप देने की कोशिश करें। उसके बाद आप दिमाग में इन सारे जितने भी आपको नेशनल पार्क यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसको, उनकी स्थिति को देखिए, फिर आपको उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। देखिए मानस नेशनल पार्क, दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क, तीसरा है नेओरा घाटी नेशनल पार्क और चौथा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है गढ़वाल क्षेत्र के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। डी विकल्प आपका सही होगा, जो कि पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में इसकी स्थिति है। अब यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसके अंतर्गत भी इसको सम्मिलित किया गया है फूलों की घाटी को, तो डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं। विकल्प आपके सामने है, नेयार, पेपारा, शेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुदनथुराई बाघ रिजर्व। दूसरा है मुदुमलाई सत्यमंगलम वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सी है कौंडिन्य गुंडला ब्रह्मेश्वर पापीकुंड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और मुकुर्थी नेशनल पार्क। डी है कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ रिजर्व। तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपका ए सही होगा। बेसिकली पूछा जा रहा है अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व, तो अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व को पहले तो आप देखें, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो नैयारा, पेपारा, शेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मंदुथराई बाघ रिजर्व इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के पार्ट हैं। कहां पर है ये, देखिए ये दक्षिण भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पत्तनमतिट्टा जिले में का विस्तार है। तो ये इसका विस्तार आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी देख रहे हैं, साथ साथ ये केरल में भी देख रहे हैं, दोनों जगहों पर इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो नेयार, पेपारा, शेंदुरने वन्यजीव अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदनथराई बाघ रिजर्व शामिल हैं, जैसा कि पहले विकल्प में आपको दिया गया था। 2016 में अगस्त्यमाला जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था। जब भी देखिए कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है, अगर हाल फिलहाल में ऐसा कुछ वहां पर घटित होता है, कोई उसको किसी लिस्ट में शामिल किया जाता है, किसी वजह से पुरस्कृत किया जाता है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां से लॉन्च होता है, तो वो उससे संबंधित तथ्य आपके लिए अपने आप महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये फिलहाल आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं, मतलब शाक सब्जी खाती हैं, कुछ ऐसे समुद्री कछुए होते हैं। दूसरा कहता है मछली की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं। तीसरा कहता है समुद्री स्तनपाइयों की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं, और चौथा कहता है सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देखिए यहां पर आपको जो कथन चारों दिखाई दे रहे हैं चारों ही सही है, तो यहां पर विकल्प आपका क्या होगा, डी सही हो जाएगा। व्याख्या को देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो समुद्री कच्छप होते हैं, मतलब जो कछुए होते हैं, उनकी कुछ प्रजातियां शाकभक्षी, मतलब सभी नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब शाकाहारी होते हैं, और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो सर्वाहारी होती हैं, मतलब कि वो
हम कह सकते हैं कि साग सब्जी के अलावा जीव जंतुओं को भी खाती हैं। और सेलोनिया मियाडिस प्रजाति मुख्यतः शैवाल और समुद्री घासों पर निर्भर होती है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सेलोनिया मियाडिस जो प्रजाति है बेसिकली किसकी प्रजाति है, तो कछुओं की प्रजाति है। और ये क्या करती है, तो ये शैवाल और समुद्री घास पर ही आधारित होती है, मतलब ये सर्वाहारी नहीं है। तो ऐसा कथन बना के आपसे सवाल बन सकता है। शाकाहारी मछलियां ऐसी मछलियां हैं जो पौधे पर ही निर्भर रहती हैं, जैसे कौन सा, अगर यहां पर देखें तो सर्जन फिश और पैरट फिश, ये दो ऐसी मछलियां हैं जो कि शाकाहारी हैं पूरी तरह से, तो ये भी आप ध्यान दें। अगला है महासागरों में बहुत सारे जीव होते हैं, लाखों जीव होते हैं, इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, महासागरों में पाए जाने वाले ज्यादातर जो जीव होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो महासागर के अंदर भी शाकाहार पर ही निर्भर हैं, जैसे कि मैनेटस और चंगुंग। ये दो क्या हैं, ये शाकाहारी हैं, ये नाम समुद्री पौधे और शाक को ही खाते हैं। अधिकांश सर्प हालांकि अंडे देते हैं, जो कि चौथा कथन आपका था। लेकिन कुछ ऐसे सर्प होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चे देते हैं। तो यहां पर देखिए सांपों की कुछ ऐसी प्रजातियां जिसमें काफी फेमस प्रजाति है, जैसे ग्रीन एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिटर्स, ये क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। उपयुक्त सभी कथन आपके इस लिहाज से व्याख्या को देखते हुए आप कह सकते हैं कि सही थे। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य प्राणी का नाम है, दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से ये जहां पाए जाते हैं। पहला कह रहा है नीले मीन पक्ष वाली महाशीर, ये कहां पाई जा रही है, ये कावेरी नदी में। दूसरा कह रहा है इरावदी डॉल्फिन, ये चंबल नदी दे रहा है। और तीसरा कह रहा है मोरचाब रस्टी चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट में। तो देखिए नीले मीन पक्षी वाली महाशीर ये जो है मछली, ये कहां पाई जा रही है, कावेरी नदी में, तो ठीक है। मोरचाब चित्तीदार बिल्ली ये पूर्वी घाट में, ये भी ठीक है। लेकिन जो इरावदी डॉल्फिन की बात है, देखिए इरावदी नदी कहाँ की है, ये म्यांमार की है, एक प्रमुख नदी है। और साथ साथ इसकी अगर आप देखेंगे, जो इरावदी डॉल्फिन को अगर आप देखेंगे, तो ये बंगाल की खाड़ी में और समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र हैं बेसिकली वहां पर ये पाई जाती है। तो चंबल नदी की स्थिति क्या है, समुद्र के किनारे तो है नहीं, तो यहां पर नहीं होगा। तो आपका पहला और तीसरा, और पहला तीसरा क्या है, तो सी विकल्प में है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस लिहाज से देखिए नीले मीन पक्ष वाली महाशीर जो कि क्या है, एक मछली है, जो कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है और व्यावसायिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसकी श्रेणी क्या है, संकटग्रस्त है और इसके लुप्त होने का खतरा भी है। और कहां पर पाई जा रही है, तो नर्मदा और कावेरी दोनों में ये पाई जाती है। तो विकल्प में कावेरी दिया था, तो अगर नर्मदा भी आता है तो आप इसको सही लगाएंगे। नर्मदा और कावेरी दोनों जगह पर जो ये महाशीर मछली है, नीले मीन पक्ष वाली महाशीर मछली पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन की हम बात कर रहे थे, जो कि विकल्प आपका गलत था। तो ये समुद्र तटों के पास, जैसा कि बताया गया, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों में, वो नदियां जो समुद्र तटों के पास है वहां पर ये पाई जाती है। और साथ साथ आप देखेंगे ये समुद्री डॉल्फिन की एक यूरी हेलाइन प्रजाति है, तो भी याद रखना है। और म्यांमार की प्रमुख नदी इरावदी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। और 2017 में इरावदी डॉल्फिन को क्या किया गया, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में भी शामिल किया गया था। देखिए कोई भी चीज जब हालिया में किसी चीज में लिस्टेड होती है या किसी अन्य श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोरचाप चित्तीदार बिल्ली की बात कर लें तो बिल्ली परिवार की सबसे छोटे सदस्यों में से एक है और भारत के पूर्वी घाट में ये पाई जाती है, जैसा कि विकल्प में था। इसके अलावा ये श्रीलंका, नेपाल के पश्चिमी तराई इलाके में भी पाई जाती है। 2016 में इसको आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शामिल किया गया था, तो इस लिहाज से आप विकल्प का चयन कर लेंगे। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब जहां से सल्फर डाइऑक्साइड सबसे बड़ी मात्रा में निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। विकल्प आपके सामने है, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन। दूसरा है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज। तीसरा है अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। चौथा है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो देखिए ये डी विकल्प सही है। तो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उसका उपयोग करते हैं जो विद्युत संयंत्र, जहां पर बिजली बनाई जाती है, वहां से सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे तो ज्वालामुखी जब फटती है तो उससे भी निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा अन्य स्रोतों में अगर आप देखेंगे तो कुछ औद्योगिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जैसे रेल इंजन हो गया, जहाज हो गया, इसके अलावा भारी वाहन हो गए, उपकरण हो गए, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है विद्युत संयंत्र और औद्योगिक जो अन्य गतिविधियां हैं, उससे जो जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड सबसे बड़ी मात्रा में निकल रहा है, इसलिए आपका डी विकल्प सही था। अगला प्रश्न है कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरोएल्किल और पॉलीफ्लुओरोएल्किल पदार्थों यानी
पीएफएएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है पीएफएएस के बारे में। देखिए पीएफएएस की बात यहाँ पर हो रही है। पीएफएएस पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। पीएफएस पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत या डिग्रेडेड नहीं होते हैं। तीसरा कह रहा है पीएफएस के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। इनका प्रयोग जो पीएफएस होता है पेयजल में भी किया जाता है, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में भी ये व्यापक रूप से पाए जाते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण में आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। और लगातार संपर्क में अगर रहेंगे तो जंतुओं के शरीर में जैव संचय भी होता है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प क्या सही होगा, यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। तीनों ही कथन आपके सही हैं। व्याख्या को देखते हैं तो देखिए जो पीएफएस है वो क्या होता है, एक ऐसा रसायन होता है जो कि ग्रीस, तेल, जल या गर्मी इसके प्रति प्रतिरोधक का काम करता है। तो इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होगा। अब ग्रीस के प्रति अगर प्रतिरोधक है तो इसका मतलब पेंट हम बनाएंगे तो वहां पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कहीं दाग धब्बा छुड़ाना हो तो वहां भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप देखें कपड़ों, कालीनों, सफाई उत्पादों में पेंट और अग्निशमन जो उत्पाद होते हैं, मतलब आग बुझाने वाले, फोम रहित, मतलब सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रीस, तेल, जल, गर्मी इसके प्रति प्रतिरोधक का इसमें गुण पाया जाता है। और एफडीए द्वारा कुकवेयर, खाद्य पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण जो उपकरण है उसमें भी सीमित उपयोग के लिए इसको अधिकृत कर दिया है। तो इसका उपयोग हम कह सकते हैं कि इन सारे जगहों पर है, जैसे पेयजल हो गया, खाद्य पदार्थ, खाद्य पैकेजिंग सामग्री, अन्य उपभोक्ता उत्पादों में व्यापक रूप से ये इसका इस्तेमाल पाया जाता है। तो ये कथन एक सही था। और रासायनिक रूप से ये बहुत भिन्न हो सकते हैं। हालांकि कार्बन फ्लोरीन बंद होता है इसमें, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, जो कि बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण ये आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते हैं। तो ये भी कथन दिया था, तो आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते हैं कार्बन और फ्लोरीन के मजबूत बंध के कारण। अब विभिन्न तरीकों से लोग इसके संपर्क में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? तो समय के साथ ही लोगों के शरीर से जितने रासायनिक पदार्थों का निष्कासन हो रहा है उससे ज्यादा रासायनिक पदार्थ उनके शरीर में पहुंच भी सकते हैं अलग अलग मार्गों से। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि शरीर में जैव संचय होता है और उस प्रक्रिया के तहत इसका भी, पीएफएस का भी संचय हमारे शरीर में हो सकता है। इसलिए विकल्प डी आपका सही था। तीनों ही कथन आपके सही थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एरोसॉल, फोम एजेंट, अग्निमंदक, स्नेहक। अब इसमें से बताना है कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की अगर बात करेंगे तो एरोसोल को बनाने में भी होता है, फोम एजेंट के रूप में भी, अग्निमंदक मतलब आग बुझाने वाले में, आग कम करने वाले में। लेकिन लुब्रिकेंट्स को बनाने में, स्नेहक बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब तीन कथन सही है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल तीन कथन सही होंगे। व्याख्या को देखिए तो देखिए एचएफसी की अगर बात करें तो पूर्ण रूप से क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है, मानव द्वारा बनाया गया है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? तो रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर में भी ठंडा करने में, कहीं किसी चीज को एयर कंडीशनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, इंसुलेटिंग फोम में भी इस्तेमाल होता है, एरोसोल प्रोपेलेंट के उपयोग से भी ये उत्पादित होते हैं। तो इसका उत्पादन कुछ हद तक अग्नि सुरक्षा के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में भी होता है। लेकिन जो लुब्रिकेंट की बात की जा रही थी वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये विकल्प सी आपका सही है। तीन इसमें सही थे। अगला है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। पहला कथन है, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है, इसे वाहन चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें से आपको पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं। कितने का मतलब कि एक, केवल एक कथन सही है, दो कथन सही है या तीन कथन सही है। इन तीनों कथनों पर जब आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से सभी तीनों के तीनों कथन आपके सही होंगे। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि जो हरित हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, इसके लिए ईंधन के रूप में इसके सीधे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर प्राकृतिक गैस के साथ मिला के भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या करने के लिए? ताप के लिए, शक्ति उत्पादन के लिए भी। दूसरा है कि इसको वाहन चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तीनों ही जगह इसका इस्तेमाल होता है। देखिए व्याख्या को देखते हैं तो जो हरित हरित हाइड्रोजन है ये अक्षय ऊर्जा स्रोत, जैसे क्या क्या, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, उसका उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। आंतरिक दहन के लिए हरित हाइड्रोजन का सीधे उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में कुछ चेंज करने के बाद किया जा सकता है। लेकिन
यहाँ इस्तेमाल तो किया जा सकता है, इसलिए पहला कथन सही था। दूसरे कथन के पास आते हैं, तो स्वच्छ माध्यमों से उत्पादित हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब प्राकृतिक गैसों के साथ ये मिलता है। फिर जो परिणामी मिश्रण होगा, जो मिश्रण प्राप्त होगा, उस मिश्रण का उपयोग किया जाएगा। और केवल प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की तुलना में यहाँ पर इसका जब उपयोग होता है तो उत्सर्जन कम होता है उसकी उत्सर्जन की तुलना में, और कम उत्सर्जन द्वारा ऊष्मा और विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग यहाँ किया जाता है। कथन दूसरा भी आपका सही हो गया। हाइड्रोजन का उपयोग दो प्रकार के वाहनों में भी होता है, जैसे आपके आंतरिक दहन इंजन हो गए, वहां भी होता है, और ईंधन सेल में भी होता है, जैसा कि जर्मनी की हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन इसका एग्जाम्पल है। तो तीसरा कथन भी सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। मानवोद्भवी का मतलब मानव द्वारा जिसका उद्भव हुआ हो, मानव द्वारा जो उत्पन्न, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें कपास, धान, गन्ना या गेहूं, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा आपका बी, धान। धान जो है वहां से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों का स्रोत है, यहां पर देख लीजिए, तो इसलिए आपका विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 के दृष्टि आईएएस की तरफ से चलाए जा रहे सामान्य अध्ययन के कोर्स से आप जुड़ें और अपनी सफलता की राह को आसान करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है 400 प्लस घंटों की कक्षाएं, साथ ही साथ इसको असीमित बार देखने की सुविधा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अभ्यास करके आप अपनी राह को आसान बना सकते हैं। साथ ही साथ आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा इसके लिए। अगला सवाल है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई? पश्चिम अफ्रीका की झील है, सूख गई और मरुस्थल में बदल गई। इसका उत्तर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये किस देश में स्थित है, जो उत्तर अभी आपको बताने हम जा रहे हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है लेक फागुबिन। बी ऑप्शन सही है। लेक विक्टोरिया नहीं होगा, लेक ओगुटा नहीं होगा, लेक वोल्टा ने। आपको बताना है कि लेक जो फागुबिन है पश्चिमी अफ्रीका में तो है, लेकिन इसकी स्थिति किस देश के पास है, किस देश के अंतर्गत है, ये आप जवाब हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए बी विकल्प इसका सही था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉप 26 के अनुसार पश्चिम अफ्रीका की लेक फागुबिन जो झील है वो सूख कर मरुस्थल में तब्दील हो गई, इसलिए विकल्प बी सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। कौन वित्त पोषण कर रहा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। दूसरा है, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा या कौन से सही है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि शीर्षस्थ निकाय ये बता रहा है, शीर्षस्थ निकाय नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसको इसके शीर्षस्थ निकाय न बनाते हुए दूसरे कार्यों के लिए इसको स्थापित किया गया था। और जो वित्त पोषण की बात है, तो ये साझा सहायता द्वारा यहाँ पर वित्तीय सृजन होता है, तो इस लिहाज से स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण नहीं होता है। तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो डी आपका विकल्प न तो एक न तो दो सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए भारत स्वच्छता जो गठबंधन है, इंडिया सैनिटेशन कोalition जो है, वो भारत स्वच्छता गठबंधन का फिक्की के तत्वाधान में यह गठबंधन किया गया। ठीक, पहली बात तो ये फैक्ट हो गया। फिर इसका दृष्टिकोण क्या है? एक साझेदारी मोड, मतलब कि लोगों के बीच में एक साझेदारी बनाई जाए और उसी से धारणीय स्वच्छता, सस्टेनेबल हम कह सकते हैं, जो सफाई की बात की जा रही है, उसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाया जाए और उसको सपोर्ट किया जाए। तो इसलिए कथन एक आपका सही नहीं था। यहाँ पर जैसा कि वो कहा गया कि उसका वित्त पोषण किया जाएगा डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो वहां पर डब्ल्यूएचओ का कोई रोल नहीं है, बल्कि साझेदारी के द्वारा इसमें वित्त पोषण होगा। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान है, लेकिन शीर्ष संस्थान नहीं है। वर्ष 1976 में इसको स्थापित किया गया और एक राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स शहरी नियोजन और विकास पर भारत का प्रमुख राष्ट्रीय विचार मंच है। यहाँ पर सोचा जाता है कि कैसे शहरी विकास को हम बेहतर तरीके से उसमें अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान के बाद निर्माण और प्रसार के केंद्र के रूप में इसको देखते हैं, उसके लिए एक विचार मंच के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो NIUA तेजी से शहरीकरण के क्रम में जो भारत की चुनौतियां हैं उसका समाधान क्या हो सकता है, उसको प्रदान करने के उद्देश्य से इसको एक विचार मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और भविष्य में कैसे हम शहरों को अधिक समावेशी बना पाए, संवहनीय शहरों का मार्ग कैसे प्रशस्त कर पाए, इस दिशा में यहाँ पर यह विचार मंच
सोचता है। तो 1976 में भारत सरकार के शहरी विकास योजनाओं के समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए इसको गठित किया गया था। तब से ये कार्य कर रहा है। तो दूसरा कथन आपका सही नहीं होगा जिसमें शीर्षस्थ निकाय बताया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? विकल्प ए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, मतलब झूठ तरीके से इस बात को बताना। दूसरा, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरण में पारिस्थितिक पर्यावरण लागत को शामिल नहीं करना। तीसरा, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। चौथा, किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। तो देखिए यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, क्योंकि जो ग्रीन वॉशिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप झूठे तरीके से मिथ्या रूप से ये प्रभाव आप उत्पन्न करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं कि जो भी कंपनी है उसका जो भी प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, लेकिन वास्तव में वो वैसा है नहीं, जिसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। मतलब एक तरह से आप जो दिखा रहे हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप चीट कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं उसके पक्ष में, लेकिन वास्तव में वो इको फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ग्रीन वॉशिंग कोई भी उत्पाद हो गया, सेवा हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई, कंपनी के पर्यावरणीय लाभों के बारे में एक निराधार या भ्रामक दावा करने का अभ्यास। तब आप फिजूल का दावा पेश कर रहे हैं जबकि सच्चाई उससे इतर है, वहां पर उसके लिए ग्रीन वॉशिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो कि विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या होता है? पूछ रहा है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या होता है? विकल्प आपके सामने है, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। बी विकल्प कह रहा है जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का एक विंग है। सी कह रहा है जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति है। डी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह के जब भी सवाल पूछे जाएं तो आप पहले विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। यहां पर देखेंगे जलवायु कार्रवाई ट्रैकर की बात की जा रही है, तो यहां पर ए विकल्प सही होगा, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित एक डेटाबेस है। ए विकल्प सही होगा। व्याख्या को देखते हैं। देखिए, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है बेसिकली एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो कि सरकारी जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करता है और पेरिस समझौते के खिलाफ इसको मापता है। यानी यह जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों, नीतियों, कार्यों की मात्रा निर्धारित करता है और उनका मूल्यांकन करता है। तो जो भी हम कह सकते हैं ये क्या है, तो विकल्प ए आपका सही था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो भी अनुसंधान संगठन है उनका गठबंधन है, उनके द्वारा निर्मित एक डेटाबेस है जिसमें कि इन सारी चीजों का मापन किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो पेरिस समझौता है उसके खिलाफ क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, उस चीज का ये मापन करने का काम करता है कि वो लक्ष्य उस दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, नीतियां उस दिशा में बनी है कि नहीं, किस मात्रा में बनी है, ये सारी चीजों को ये मापेगा। ये जलवायु मॉडल का उपयोग करता है किसका, तो ये MAGICC जलवायु मॉडल का ये उपयोग करता है, जो कि 21वीं सदी के दौरान संभावित ताप वृद्धि का निर्धारण करते हुए वैश्विक स्तर पर देश की कार्रवाई को भी एकत्रित करता है। दो संगठनों क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के सहयोग से यह काम होता है और नीति निर्माताओं को स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान करता है, इसलिए विकल्प ए आपका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको बताना है कि वातावरण में उपर्युक्त में से किसकी या किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखें, यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल होता है और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों का रोल होता है किसमें, दूसरा और चौथा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन की आपसे बात की जा रही है, किसकी अधिकता होने पर अम्ल वर्षा होती है, तो देखिए ये दोनों विकल्प तो ये किसमें मिलेंगे आपको, बी विकल्प थे। तो इस लिहाज से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देखिए, देखिए अम्ल वर्षा जो होती है वो मानवीय जो क्रियाकलाप है उसी के बाय प्रोडक्ट के रूप में होती है, कि हमारे द्वारा जो गतिविधियां होती हैं उसका ही ये परिणाम है। वातावरण में जब भी नाइट्रोजन और सल्फर इसके ऑक्साइड अगर निकल रहे हैं, बन रहे हैं, तो जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया था कि जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, शक्ति संयंत्र हो गए, भट्टियां हो गई, या मोटर इंजनों, डीजल इंजनों, पेट्रोल, ये सब इनका जब दहन होता है तो इसमें से सल्फर और नाइट्रोजन के पदार्थ निकलते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं, चाहे वो भट्टियों से निकलते हों, चाहे वो ये इंजनों के जो ईंधन है उनसे दहन होने पर निकलते हों। इसमें क्या होगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होगा, और इसके उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसके ऑक्सीकरण के बाद जल के साथ अभिक्रिया होगी, और फिर जल के साथ अभिक्रिया होने के बाद अम्ल वर्षा
होती है, क्योंकि जो प्रदूषित वायु होगी वो सामान्यतः क्या होगी, कणकीय द्रव्य उसमें उपस्थित होते हैं जो कि ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की भूमिका है। अगला है ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। विकल्प ए, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। दूसरा है ताम्र मल, कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन यानी लीचिंग का कारण बन सकता है। तीसरा, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। अब इन तीनों ही कथनों पर आप विचार करिए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है, पर्यावरण में ताम्र प्रगलन कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, ये सही नहीं है। बाकी आपका दूसरा और तीसरा जो है वो सही होगा। तो इस लिहाज से आपका विकल्प बी सही होगा। मतलब जो कॉपर स्लैग होता है पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के लीचिंग का कारण बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करता है। तो ये दोनों आपके कथन सही हैं, तो विकल्प बी सही होगा। तो देखिए इसका जो ये जब ताम्र प्रगलन होगा, मतलब तांबे का जो प्रगलन संयंत्र है, वो ताम्र सांद्र से तांबा को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो सांद्र होता है तांबा, उससे ताम्र का जो सांद्र हम कह सकते हैं कि घोल विलेन जो भी कहिए, उससे तांबे को अलग किया जाता है इस प्रक्रिया में। और इसमें कई सल्फाइड ऑक्सीकरण चरणों के माध्यम से ये संपन्न होता है। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होता है। मतलब इससे इस पूरी प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ से निर्मुक्त होगा। और इस गलाने की प्रक्रिया में लगातार काम करने वाली जो फ्लैश स्मेल्टिंग फर्नेस यानी FSF इसको बोलते हैं, और बैचों में संचालित कई पियर्स स्मिथ कन्वर्टर्स शामिल होते हैं। ये टेक्निकल कुछ बिंदु है, व्याख्या में शामिल किया गया है, इसको आप देखेंगे। इसके अंतर्गत ताम्रमल कॉपर स्लैग प्रगलन प्रक्रिया में तांबे के निष्कर्षण से बना एक उत्पाद है, और गलाने के दौरान अशुद्धियां स्लैग बन जाती हैं, पिघली हुई धातु पर ये तैरती हैं। पर्यावरण में भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। इन भारी धातुओं में विशेष रूप से आर्सेनिक, कैडमियम, लेड इन सब की उच्च सांद्रता हो सकती है, इसलिए विकल्प बी आपका सही था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दें कि आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स के साथ आप जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आगे सफलता की राह को आसान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दृष्टि आईएएस की तरफ से 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं। इसको कितनी भी बार आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। विस्तार से जानकारी के लिए 875018 कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भट्ठी तेल यानी फर्नेस ऑयल के संदर्भ में कुछ कथन है, इन पर विचार करिए और सही जो विकल्प है उसका चयन करिए। देखिए भट्ठी तेल यानी फर्नेस ऑयल के लिए पहला कथन कहता है कि यह तेल परिष्करणियों यानी जो रिफाइनरी होती है उसका एक उत्पाद है। दूसरा है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा यानी पावर उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। अब ये तीनों ही कथन आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन से विकल्प के लिहाज से आपके सही हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही कथन आपके सही प्रतीत होंगे, क्योंकि ये रिफाइनरी का एक उत्पाद होता है। इसका उद्योग और उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन भी होता है। तो तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। तो डी विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। व्याख्या को देखिए, तो जो फर्नेस ऑयल होता है वो रिफाइनरी का एक बाय प्रोडक्ट होता है और उद्योगों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इन ईंधनों का उपयोग किया जाता है। खास करके जो बड़े जनरेटर होते हैं, स्टील उद्योग होता है, वहां पर इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है फर्नेस ऑयल का। जब इसको जलाया जाता है तो पर्यावरण में भारी मात्रा में क्या निकलेगा, सल्फर निकलेगा, गंधक निकलेगा, जो कि हवा को क्या करता है, जहरीला बनाता है। और फर्नेस तेल में सल्फर का स्तर जो है वो 20,000 ppm तक होता है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यह प्रदूषण फैलाने का काम करता है, इसलिए विकल्प डी आपका सही था। अब प्रश्न है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है, इससे प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको चयन करना है कि ब्लू कार्बन वास्तव में क्या होता है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के द्वारा प्रगृहित कार्बन होता है। वन जैव मात्रा बायोमास और कृषि मृदा में प्रक्षादित कार्बन होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन होता है, या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन होता है। देखिए ब्लू कार्बन, अगर आपके पास कॉमन सेंस भी होगा तो इसका सही जवाब लगा। ब्लू का मतलब जहां पर ब्लू कलर ज्यादा बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है वहां पर पाए जाने वाला कार्बन। अगर आसमान से संबंधित होता तब भी आप गेस कर सकते थे, हालांकि संबंध किससे है, महासागर से है। तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित जो कार्बन होता है उससे संबंधित है ब्लू कार्बन। तो इसका ए विकल्प सही होगा। देखिए समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा जो अवशोषित किए जाने वाले कार्बन होते हैं उसको ही नीले कार्बन या ब्लू कार्बन के तौर पर को कहा जाता है। और ये अवशोषण
जीवभार और अवसाद के रूप में मैंग्रोव, दलदली क्षेत्र, समुद्री घास और शैवालों द्वारा किया जाता है। मतलब ये अवशोषण कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं मैंग्रोव, कर रहे हैं समुद्री दलदली क्षेत्र के द्वारा, समुद्री घास और शैवालों के द्वारा इसका अवशोषण किया जा रहा है। और महासागरों की जो कार्बन अवशोषण क्षमता है वो भूमि पर स्थित पारितंत्र के मुकाबले कितनी है? 5 गुना अधिक होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। महासागर एक महत्वपूर्ण इसके रूप में काम कर रहा है, कार्बन सिंक के रूप में काम कर रहा है। और इस कार्बन सिंक को, जैसा कि अगर आप स्थल की बात करें तो जो जंगल होता है, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, वो भी कार्बन सिंक का काम करता है, अवशोषण का काम करता है। तो जलवायु परिवर्तन को कम करने में ये मददगार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जल का प्रदूषण है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर लगातार हम जल को प्रदूषित करेंगे तो जो ये कार्बन को अवशोषित करने वाले, चाहे वो शैवाल हों, चाहे वो अन्य महासागरीय वनस्पतियां, अगर वो नष्ट होंगी तो कहीं ना कहीं ये कार्बन सिंक भी प्रभावित होगा। इसलिए विकल्प आपका ए सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के सामाजिक मूल्य इस पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? विकल्प ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। विकल्प बी, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। विकल्प सी, किसी जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रिफ्यूजी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। या विकल्प डी, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पदचिन्ह। देखिए ये सारे विकल्पों को, पहले तो जो लंबे लेंदी सवाल होते हैं पहले उसको ध्यान से पढ़ना सीखिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो कई बार वो सवाल का जो विकल्प होता है वो खुद कहता है कि हम सही हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन के सामाजिक मूल्य की बात की जा रही है। इसका सही विकल्प है प्रदत्त वर्ष में, मतलब कोई एक वर्ष होगा, उस वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वो उत्सर्जन उसका होता है तो उससे कितनी दीर्घकालीन क्षति होती है, उसी के लिए कार्बन सामाजिक मूल्य शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए आपका सही होगा। क्या होता है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? तो देखिए एक वर्ष में अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर उसका उत्सर्जन हुआ तो उसके द्वारा लंबे समय में दीर्घकालिक रूप से जो भी नुकसान होने वाला है उस नुकसान की माप की जाएगी डॉलर में। इतने डॉलर का लंबे समय में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से नुकसान हो रहा है, उसकी माप को ही हम क्या कहते हैं? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हैं, अगर $1 में कितना नुकसान हो रहा है, दूसरे तरीके से देखें, आर्थिक रूप से अगर देखें, अर्थात CO2 की कमी का लाभ। यहां पर आप देखिए कि $1 का आंकड़ा एक छोटे उत्सर्जन में कटौती, मतलब हम कितना उत्सर्जन हमको कम करना चाहिए तो हम $1 को सेव कर लेंगे, इस रूप में भी आप देख सकते हैं। इसलिए आपका विकल्प ए यहां पर सही था। आर्थिक दृष्टिकोण से इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। दूसरा कहता है कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। और तीसरा कह रहा है भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तीनों कथनों को पहले विचार करिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। तो देखिए यहां पर आपके तीनों के तीनों ही कथन, डी विकल्प आपका सही होगा। देखिए कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद ये होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र जो होगा पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करता ही है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा बिल्कुल पाई जाती है। तो तीनों कथन आपके सही हैं, डी विकल्प सही होगा। तो देखिए फ्लाई ऐश की अगर बात करें, कोयले की जो राख होती है एक सूक्ष्म पाउडर होता है जो कि वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। और इस फ्लाई ऐश में जो है इसका उत्सर्जन क्यों होता है? तो कोयला आधारित जो ताप विद्युत गृह होते हैं वहां पर होगा, बड़ी मात्रा में कोयला जलेगा और फ्लाई ऐश निकलेगा। और उस फ्लाई ऐश में, उस पाउडर में दूर तक छोटे छोटे कुछ ऐसे कण होंगे जिसमें कि एल्यूमिनियम सिलिकेट होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ये सब उसके साथ फ्लाई ऐश के साथ साथ दूर तक सफर करेंगे, यात्रा करेंगे। इसमें शीशा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, पारा जैसी जहरीली धातुओं के भी कण होते हैं। इस लिहाज से आप देखें, कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, जब कोयले का उपयोग बिजली बनाने में होता है तो उसमें से ये सारे के सारे निकलते हैं जो कि अत्यधिक हानिकारक हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वेस्ट रिसोर्सेज के अनुसार भारतीय कोयला, ये कहता है, कौन कहता है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वेस्ट रिसोर्सेज। वो कहता है कि भारतीय जो कोयला का जब दहन होता है तो उसमें से जो राख निकलती है वो औसतन 35 से 38% जो है वो अधिक पाई जाती है अन्य जगहों की तुलना में। वो कथन भी आपका सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? क्या है?
ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया। विकल्प ए दुर्लभ या रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण, विकल्प बी प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, विकल्प सी हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, या विकल्प डी अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? यहां पर सही जवाब है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए ताप अपघटन प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख किया जाता है। देखिए, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण एक नई आधुनिक प्रौद्योगिकी है जिसमें कि जितने भी अपशिष्ट होते हैं उससे ऊर्जा उत्पादन करने का काम किया जाता है। यहाँ पर जो ताप अपघटन जिसको पायरोलिसिस कहते हैं तथा प्लाज्मा गैसीकरण में पहले से अधिक स्वच्छ किफायती ऊर्जा उत्पादन के लिए जो अपशिष्ट होते हैं उसका रिसाइकिल किया जाता है, उनको पुनर्चक्रण किया जाता है, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाता है, फिर वो गैस और द्रव में कन्वर्ट होता है, फिर उस गैस और द्रव को फिर से इस्तेमाल किया जाता है और उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो नवीन प्रौद्योगिकी है, विशेषकर अपशिष्टों को का दहन करके इसको हम क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो उन अपशिष्टों को भी हम खत्म कर रहे हैं, प्रदूषण को कम कर रहे हैं और ऊर्जा को भी जनरेट कर रहे हैं, तो दोहरा लाभ इससे हो रहा है। तो ये एक अच्छी तकनीकी है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पर सीमित ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन उतनी ही हो कि बस दहन हो सके उसका, उसकी उपलब्धता में इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है और इनका ठोस तरल गैस में विघटन हो जाता है, फिर से इसको इन तरल गैसीय तत्वों को जलाया जाता है और उससे ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इसलिए विकल्प डी आपका सही था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? विकल्प ए, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। दूसरा है, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं। तीसरा, ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। ये कहता है, अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है माइक्रोबीड्स की। तो आपको पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि माइक्रोबीड्स होता क्या है। अगर वो आप जानते रहेंगे तो इसका सही जवाब दे लेंगे। तो देखिए, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। देखिए, माइक्रोबीड्स या माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के अंश होते हैं या रेशे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोबीड्स कहा जाता है। इसका आकार कितना होता है? सामान्यतः 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। और इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है विशेष रूप से शैम्पू में, बेबी बॉडी लोशन में, फेस क्रीम में, जितना भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बेबी बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं, या आप कोई भी फेस क्रीम लगाते हैं अपने को अपनी देखभाल करने के लिए, तो उसमें माइक्रोबीड्स या माइक्रोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। अब ये अजैव निम्नीकरण है, अर्थात डिग्रेडेड नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से अब ये बहेंगे, बह के समुद्र में जाएंगे, सागरों में, महासागरों में पहुंचते हैं और पर्यावरण में, चूंकि इसमें माइक्रोबीड्स होते हैं, तो प्लास्टिक जो है उसकी समस्या में कहीं ना कहीं अभिवृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो शैम्पू हो गए, चाहे वो आपके इस तरह के सौंदर्य प्रसाधन हो गए, तो अंत में वो जाके महासागर के जल में जब मिलते हैं तो प्लास्टिक पॉल्यूशन में ये कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, उस प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या कर रहा है? वो खराब हो रहा है, उसमें व्यवधान उत्पन्न ये कर रहे हैं। क्योंकि आकार इतना छोटा होता है कि अपशिष्ट जल का जो हम फिल्टर करते हैं, निस्यंदन करते हैं, तो ये उसको भी पार कर जाते हैं। तो मुख्यतः समुद्री पारितंत्र जो है उसके लिए ये हानिकारक माने जाते हैं माइक्रोबीड्स। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा ओजोन, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। अब कह रहा है, फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? इसमें से आपको बताना है कि जो फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण कौन कौन से निर्मुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर विकल्प क्या क्या है, आप ध्यान से देखिए, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करिए। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है, दरअसल इसमें ये चारों ही निर्मुक्त होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, ओजोन भी होगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्या को देखिए, तो देखिए, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ अर्थ साइंसेज के एक रिसर्च के अनुसार ये बात कही गई कि जो फसल जैव मात्रा है उसके अवशेषों का जब दहन होता है तो वहां पर वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, ओजोन, ये सभी निर्मुक्त होते हैं। इस लिहाज से अब देखें तो डी विकल्प सही है। अगला है, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? विकल्प आपके सामने है, कृषि में पीड़ानाशी या पीड़कनाशी, बी संसाधित खाद्यों में परिरक्षक, सी है फल पक्वन कारक, मतलब फल पकाने के लिए, डी कह रहा है प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने के लिए। तो इसका सही जवाब देखिए ए विकल्प होगा। कृषि में जो पीड़कनाशी है, जो कि
जो छोटे-छोटे जो कीटाणु होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए का इस्तेमाल होता है इन सभी का। किसका कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राई एज़ोफास ये सब पीड़कनाशी के रूप में कृषि में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे नाम आप याद रखेंगे, कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राई एज़ोफास ये सभी क्या है? कृषि में पीड़कनाशी के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा कह रहा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं और तीसरा कहता है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। अब इसमें से आपको सही जवाब देना है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा या कौन से, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें से विकल्प सही है। तो देखिए ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। कृषि मृदाएं मतलब जो मिट्टी होती है पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड निर्मुक्त करती है, बिल्कुल करती है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और जो कुक्कुट उद्योग है पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मित करते हैं। ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 2018 में जारी एक इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट थी। वो ये कहती है कि 2010 में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में जो कृषि मृदा है, जो एग्रीकल्चर सॉइल है, उसका परसेंटेज कितना है? तो उसका परसेंटेज 70% से भी अधिक है। इसके उत्सर्जन में, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन में। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि 80% अमोनिया उत्पादन के लिए जो मवेशी हैं हमारे, वो जिम्मेदार हैं। और कुक्कुट उद्योग द्वारा 6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2016 में 0.415 टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों का उत्सर्जन किया गया। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, जो कि बताया गया है इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया? क्या है? विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया। विकल्प आपके सामने है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998। बी कहता है पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999। सी ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। या डी कहता है खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। सी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये इसके अंतर्गत जो विस्तारित उत्पादक दायित्व है, अर्थात एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको ईपीआर कहते हैं, वो आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत तो ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के अंतर्गत उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर ईपीआर को जाना जाता है। ईपीआर क्या होता है? तो वस्तुतः कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होगा, तो उसके जो निर्माता होंगे, उसके बनाने वाले होंगे, उस पर डाले जाने वाला एक पर्यावरणीय दायित्व है। मतलब उनको जब भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको बनाने के समय इनके निर्माताओं को ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, जिसके तहत उनको ई अपशिष्ट के संग्रहण, प्रबंधन और निपटान के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, उत्तरदायी बनाया जाता है कि जो भी इस तरह का कचरा होगा, ई कचरा होगा, उसके निपटान की भी जिम्मेदारी आपकी है। और ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको पेश किया गया था। वर्तमान में देश में ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 प्रभावी है, जो अक्टूबर 2016 से अस्तित्व में आया था। 22 मार्च 2018 को अधिसूचना जीएसआर 261 ई के तहत ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 को संशोधित किया गया। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? यहां पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, सी विकल्प आपका सही होगा। इसका गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। भारत में केंद्रीय भूजल जो है देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को गठित किया गया। इसलिए विकल्प आपका सी सही होगा। अगला है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? अब देखिए, जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की अनुसूचियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा। तो इसमें अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका तात्पर्य क्या है? विकल्प ए कहता है उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। विकल्प बी कहता है ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। विकल्प सी कहता है यह एक आनुवांशिकतः रूपांतरित फसली पौधा है। विकल्प डी कहता है ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है।
अब देखिए, किसी भी पौधे की विशिष्ट जाति है, उसको वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में अगर रख दिया गया, तो अनुसूची 6 में कुछ प्रोविज़न किए गए होंगे। उस प्रोविज़न के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि अगर अनुसूची 6 में कुछ है, कोई पौधा रखा गया है, तो आपको उस पौधे की खेती करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको क्या करना होगा? लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के आप खेती नहीं कर सकते हैं। जैसे मैरिजुआना की अगर खेती है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार ये क्या है, अनुसूची 6 में जितने भी पौधे हैं उसके लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश के जंगली जानवर, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा, पर्यावरण और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। और इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्यजीवों, वनस्पतियों और जीवों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए ये तुम्हें आया था। मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जिसको वन्यजीव के लिए खतरा उत्पन्न होता हो, तो उसको इस श्रेणी में रख लिया गया। वो एक एग्जाम्पल आपको मैरिजुआना का दिया गया था। देखिए, अब इसमें 6 अनुसूचियों की जो श्रेणी बनाई गई है, इसमें क्या है? अनुसूची 1 में अगर आप देखेंगे, तो इसके अंतर्गत जो लुप्तप्राय इंडेंजर्ड प्रजाति होती हैं, उनको रखा जाता है। इसके तहत रखे गए जीवों के शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जैसे मानव जीवन के लिए अगर खतरा बन जाते हैं, तो वो एक्सेप्शनल कंडीशन होती है, उसको छोड़ दीजिए। अनुसूची 2 की अगर बात करें, तो इस सूची में के तहत भी जानवरों को उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनका व्यापार पूरी तरह से निषिद्ध होता है। अनुसूची 3 और 4 की बात करें, तो यह उन प्रजातियों के लिए है जो कि लुप्तप्राय नहीं है। इसी तरह अनुसूची 5 की बात करें, तो इसमें ऐसे जानवरों को रखा जाता है जिनका शिकार किया जाता है। अनुसूची 6 की बात करें, तो इस सूची में ऐसे पौधों को रखा जाता है। और पौधों की बात आ गई जिनकी खेती नहीं की जा सकती है बिना लाइसेंस लिए। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे पौधों की खेती नहीं हो सकती है जो अनुसूची 6 में रखे गए हैं। लेकिन इस अधिनियम की धारा 17 ग है, उसमें यह भी कहा गया है कि अनुसूची 6 के अंतर्गत निर्दिष्ट ऐसे किसी भी पौधे की अगर खेती आप करते हैं, तो मुख्य रूप से जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं या राज्य सरकार, उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अगर होगा, तो वो लाइसेंस देगा अगर, तब आप खेती कर सकते हैं। इसलिए विकल्प ए आपका सही था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि पहला, वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। दूसरा, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित। अब बताना है इनमें से कौन सा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पर पहले कथन को अगर आप देखें, तो पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से ये संबंधित नहीं है। पहला आपका गलत होगा। दूसरा, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। देखिए, ये सही है आपका, तो केवल दूसरा यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। व्याख्या को देखिए, तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वो विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्तारण के मानक को तय करे, एक क्राइटेरिया बनाए। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कैसे हो, उस पर कंट्रोल कैसे हो, उपशमन कैसे हो, मतलब उसको कैसे उसको समाप्त किया जाए, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाए और उसको निष्पादित करे। इसलिए कथन 2 आपका सही था, पहला आपका गलत था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब इसमें यह भी देखिए, पर्यावरण संरक्षण नियम 86 में मूल रूप से क्या है, कहीं भी लोक सहभागिता अर्थात पब्लिक पार्टिसिपेशन की आवश्यकता और उसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण नहीं है। इसीलिए आपका कथन पहला गलत था और दूसरा सही था। ये आज के प्रश्न थे। उम्मीद है आपको पर्यावरण संदर्भ में जितने भी प्रश्न थे वो रिवाइज हुए होंगे। पहला खंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रश्न मिलेगा, उस प्रश्न को भी आप कोशिश करें उसका जवाब देने की। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके आप पीडीएफ के लिए वहां पर विजिट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन की राह आपकी आसान हो सकती है दृष्टि आईएएस के इस कार्यक्रम से जुड़ने के साथ, क्योंकि यहाँ पर 400 प्लस घंटों की कक्षाएं और असीमित बार देखने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे घर बैठ के आपकी तैयारी हो सकती है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध होती है, जिसकी वजह से अभ्यास से आप विश्वास हासिल करेंगे और विश्वास ही सफलता को आसान बनाएगी। यहाँ पर 87501 पर कॉल करके आप इसमें विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो उसको हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। तो इस पूरे के पूरे सीरीज में जितने भी विषयों की आप सीरीज अभी तक नहीं देखे हैं, तो जाके देख लीजिए। 19 से 24 का एक समग्र रूप से रिवीजन कराया गया है, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।